अस्सलामु अलैकुम। बंदा कभी तो छुट्टी कर लेता है किसी दिन। आप लोग भी रोज़ आ जाते हैं, मैं भी रोज़ आ जाता हूँ यार। ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? है मोहब्बत है, इश्क है, उल्फत है, चाहत है। अच्छा जी, तो लास्ट हम लोगों ने क्या बात की थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा मेन टारगेट तो वही है, मगर इसको हम पढ़ेंगे इन कंपैरिजन विद कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मज़े की बात तो ये है, मैंने आपको हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप लोगों की कुछ टाइम के लिए हिलजुल बंद हो जाए, बातें वगैरह बंद हो जाए, तो क्या हम फॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं? मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, तो कैपिटलिज्म, बचपन में जब आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि दो हमारे पास होती है मार्केट फोर्सेस। कौन सी कौन सी? एक डिमांड और एक सप्लाई, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसी पे क्या होगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दिस इज कैपिटलिज्म। ये है कैपिटलिज्म, जहां पे रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, या आप यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट ने प्राइसेस आपको आइडेंटिफाई करके नहीं देनी, गवर्नमेंट ने आपको क्वांटिटी या आउटपुट भी डिटरमिन करके नहीं देना। गवर्नमेंट ने बस आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। मगर पूरा इकोनॉमिक साइकिल कौन चला रहा है? बायर और सेलर। इसमें देयर इज नो रोल फॉर गवर्नमेंट। आपको भी याद होना चाहिए, जब हम लोग ये डिमांड सप्लाई की बातें करते थे, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। एक जगह पे हम लोगों ने ये बात की थी, वो टॉपिक का नाम याद है? प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। वहाँ पे बस एक हमने हल्का सा जिक्र किया था कि गवर्नमेंट वहाँ पे एक अहम रोल प्ले करती है, मगर उसके अलावा जितनी बातें चैप्टर 2 में हैं, चैप्टर 3 में हैं, वो सारी किस पे बेस करती हैं? कैपिटलिज्म पे। यानी कि हम ये मानते हैं, हमारा अकीदा वहाँ पे ये है, हमारा ईमान वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, और प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर। किताबें बंद कर दें, मैं आपको नोट्स देता हूँ। चैप्टर 1 में ना जो ये वाली किताब है ना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ हुआ है सोशलिज्म का, तो अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, तो आपको इसके अलग से ICAP की बुक वाले में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, अभी कॉपी हो रहे हैं। तो कैपिटलिज्म इज ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे देयर इज नो रोल फॉर गवर्नमेंट, और ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे फोर्सेस कौन सी रोल प्ले करती हैं? एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड कौन लेकर आएगा? सप्लाई कौन लेकर आएगा? सेलर। और दोनों मिलकर तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए और कितनी प्राइस पे चाहिए। जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई, दैट विल रिजल्ट इनटू इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहले हम जरा देखते हैं व्हाट इज कैपिटलिज्म, इसको तफसीलन देखते हैं। सर जी, ये है क्या? सिचुएशन जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मुलाकात करते हैं, और वो मुलाकात कहाँ पे करते हैं? हमेशा मार्केट में करते हैं। अब बायर्स कौन है? यू आर वेरी वेल फेमिलियर। सेलर कौन है? अब आपको ये बातें पता है। इसका एक और नाम भी है, हम इसको फ्री मार्केट भी कहते हैं, इसको लेजर फेयर भी कहते हैं, और इसको हैंड ऑफ बाय द गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम हैं: फ्री मार्केट, लेजर फेयर, और हैंड ऑफ बाय गवर्नमेंट, और
कैपिटलिज्म। दोबारा बोलते हैं, 4 नाम कौन से हैं? फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म, लेजर फेयर, हैंड्स ऑफ बाय गवर्नमेंट। कहता है ये स्टाइल जो है वो 18वीं सदी में आया था और इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवीन नहीं करती। तो सारा रोल किसका है? बायर एंड सेलर का। गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं करना। फर्दरमोर गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी भी तो उसका रोल कहां तक है कि सिर्फ उसने प्रोटेक्शन देनी है, पीस कायम रखना है और सिक्योरिटी देनी है बायर को और सेलर को। यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है। सारे रिसोर्सेज कौन रख के बैठा हुआ है अपने पास? बायर और सेलर। अब इसका एक नुकसान होगा, अमीर अमीर से अमीर तर बनता जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर बनता जाएगा। जिसके पास पैसा है वो खुद को भगवान समझना शुरू कर देगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको लोग फिर शूदर कह के पुकारना शुरू कर देंगे, वो नीच कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा जी, तो ये सारा एरिया दैट्स रीड ओनली। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं? किसके? फ्री मार्केट के। पहला क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। मुझे खुद बताइए, प्राइस हम लोग वहां पे कैसे डिटरमिन कर रहे थे फ्री मार्केट में? जब मार्केट डिमांड इंटरसेक्ट करती है किसके साथ? मार्केट सप्लाई के साथ। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू फ्री मार्केट demand and supply forces. Under capitalism, mechanism operates automatically without any state intervention. State से मुराद क्या है? गवर्नमेंट। यहाँ लिख लेते हैं कि जनाब स्टेट से मुराद क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी भी तरह से इसमें इंटरवीन नहीं करती। इसमें जो कंपटीशन हो सकता है वो मोनोपोली, एक बहुत अहम रोल यहाँ पे आएगा मोनोपोली का। मोनोपोली क्या होती है कि जब एक बंदा सारा सामान अपने पास होल्ड कर ले और तरसा के लोगों को चीज़ें बेचे, महंगी करके बेचे, वो चीज़ उसके अलावा किसी और के पास अवेलेबल ना हो और ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो। As in market economy, the firms and individual have large extent liberty of enterprise, creating competition among economic units. It allows agent of an economy freedom to enter and exit from market. In urge of monetary returns, every firm tries to exercise all those steps with others cannot. ये जिस steps की बात कर रहा है ये मोनोपोली है और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर कोई एंटर हो सकता है और हर कोई बाहर इजीली जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे बताइए सप्लायर क्यों इस तरह के स्ट्रक्चर में इन होना पसंद करेगा? वो क्या देख कर आएगा? प्रॉफिट देख कर आएगा कि अगर उस सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका भी दिल करेगा कि वो भी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाले। और क्यों छोड़ के जाएगा? जब उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो एंट्री बैरियर नहीं है, हर बंदा इजीली आ सकता है और जा सकता है। मगर यहाँ पे किस तरह का गंदा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है? मोनोपोली। और मोनोपोली क्या है मैंने आपको बताया कि एक बंदे के पास सब कुछ है और वो लोगों को तरसा के प्रोवाइड कर रहा है। वापडा कहने को आ सकती है, ऑल्दो वो मोनोपोलिस्टिक की तरफ खानी चली जाती है। चले वापडा अज्यूम कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एसबीए की बात कर लेते हैं। फर्ज करें पूरे लाहौर में सिर्फ एक ही कॉलेज हो सीए का, तो उसकी प्राइसेस पर सब्जेक्ट ज़्यादा होंगी या कम होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक ही बंदा प्रोवाइड कर रहा है और आप बायर भी किसी के पास आएंगे, सिर्फ एक बंदे के पास आएंगे। अच्छा, अब चूंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा तो इसके देखा देखी
मज़ीद कॉलेजेस भी पंगा लेंगे, और जब वो एंटर होंगे तो एसबीआई का जो सुपर नॉर्मल बल्कि अबनॉर्मल प्रॉफिट था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। बट अगर दूसरे कॉलेज को लॉस आना शुरू हो जाए तो फिर वो बंद करके जा सकते हैं। तो इसमें देयर इज फ्रीडम टू एंटर एंड एग्जिट, कोई रोकथाम नहीं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ everyone is free to choose profession of his choice he feels fit for him। आपको कोई रोकेगा नहीं कि आपने कौन सा काम करना, आप जो चाहें जिस तरह का बिजनेस चाहे कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट एक रोल यहाँ पे प्ले करेगी, वो आपको हलाल और हराम में फ़र्क बता देगी। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे बस आपको ये बताया जाएगा कि भाई रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तुमने हलाल प्रोडक्ट्स बनानी है, हराम नहीं बनानी। हलाल में रहते हुए तुम जो मर्जी बना लो, हम तुम्हें उस पर रोकेंगे नहीं। हमारा काम क्या है, तुम्हें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, मार्केट फोर्सेस के पास होते हैं, डिमांड के पास और सप्लायर के पास, और बायर के पास और राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। In market economy, all the economic resources are owned and controlled by private individuals rather than government. It reflects that the owner of land, factory, plant or building may use it according to his taste। भाई हमने कहा था ना 4 तरह के होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एक बंदे के पास अगर लैंड है तो वो किसका है? उसका अपना, उसकी अपनी किस में आएगा? ओनरशिप में आएगा। अगर उसकी अपनी ओनरशिप में आ रहा है लैंड, तो मुझे ये बताइए उसका दिल क्या करेगा, इस लैंड से मैक्सिमम पैसे कमाए या कम? मैक्सिमम पैसे कमाए। इसी तरह कैपिटल, पैसा, बिल्डिंग, प्लांट, फैक्ट्री, मशीनें, अगर एक बंदा रख के बैठा हुआ है तो क्या कोई आके उसको मशवरा देने वाला है कि भाई तुम उसको ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या वो अपनी पसंद से काम करेगा? अपनी पसंद से काम करेगा जहां पे उसका क्या है, टेस्ट है। गवर्नमेंट हैज नो राइट टू डायरेक्ट हिम, गवर्नमेंट उसको किसी भी तरीके से डायरेक्शन नहीं देगी। हाँ, अनलेस ही विल नॉट यूज हिज एसेट्स फॉर इलीगल और हार्मफुल एक्ट। गवर्नमेंट बस यहां तक रोल प्ले करेगी कि उसको हार्मफुल और इलीगल बिजनेस करने से रोक सकती है, वो भी उस मुल्क के मुताबिक। शायद पाकिस्तान में एक चीज़ इलीगल हो और बाहर एक चीज़ इलीगल ना हो। सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे बताइए लैंड का इंटरेस्ट क्या है? एक बंदे के पास लैंड है, वो बंदा उस लैंड से क्या कमाएगा? लैंड से प्रॉफिट तो नहीं आता। लैंड से क्या आता है? रेंट आता है। लैंड से रेंट आता है। कैपिटल से क्या आता है? अगर कैपिटल में कैश हो तो कैश से क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। प्लांट एंड मशीनरी हो, उससे क्या आता है? उससे प्रॉफिट आता है। लेबर, वेजेस। अब पढ़ते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट सिंपली मीन्स डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स एज एवरीवन हैज फुल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहते हैं पावर को, ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो एंटरप्रेन्योर है, जो ये चीज़ें लेके फिर रहा है, जिसका दिमाग चल रहा है, उसकी कोशिश क्या होती है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। ये हो गया मेरा पहला फैक्टर। दूसरा लैंड, लैंड जिसके पास होगी वो मैक्सिमम क्या चार्ज करेगा? रेंट, या अपनी लैंड को जब बेचेगा तो उसकी मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा होगा। लेबर, मैक्सिमम वेजेस, एंड कंज्यूमर स्ट्रगल फॉर मैक्सिमम। जो कंज्यूमर है बेचारा, वो सिर्फ किसके लिए स्ट्रगल कर रहा होगा? अफादियत के लिए। वो तरसता फिर रहा होगा कि उसको कोई चीज़ इतनी सस्ती मिल जाए कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो कैपिटलिज्म के अंदर मुझे बताइए महंगाई होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही। अगर इन्फ्लेशन है
तो वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ेगी। गवर्नमेंट उसको कम नहीं कर सकती, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज कहाँ पे बांट दिए हैं? बायर्स और सेलर्स के पास। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी बात भी ज़्यादा मानी जाएगी, और जिसके पास कम पैसा वो उतना ही गरीब गुरबा कहलाएगा और उसकी बात भी सुनी नहीं जाएगी। क्यों? हर एक किसके साथ मूव करेगा? अपने ज़ाती सेल्फ इंटरेस्ट के साथ मूव करेगा। उसका राइट है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो चाहे जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करे। उसके पास फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, वो जो करना चाहे कर सकता है। कंपटीशन कौन सा आएगा? मोनोपोली वाला। और प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्सेस। अब व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको देख लेते हैं। Unhindered price mechanism. Functioning of different units of an economy under capitalism is auto-adjusted. It does not require any direction from state. In case of any disturbance, independent market forces resolve it automatically. मैं आपको कुछ याद करवाऊँ, जरा बोर्ड पे देखिएगा। हम लोगों ने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम से ऊपर क्या होगा? सरप्लस। उसमें क्या था? सप्लाई ज़्यादा या डिमांड ज़्यादा? सप्लाई ज़्यादा और डिमांड, और नीचे क्या था? अगर ये यहाँ पे प्राइस सेट हो जाए, या अगर डिमांड मेरी बढ़ जाए, सप्लाई मेरी कम हो जाए, वो आपको जो ग्राफ्स मैंने करवाए थे, तो प्राइसेस या ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। तो ऑटो इनको एडजस्टमेंट कहाँ पे मिलेगी? इक्विलिब्रियम पे। अगर ऊपर है, अगर सरप्लस है, तो प्राइसेस गिरेंगे या कम होंगी? सॉरी, कम होंगी या ज्यादा होंगी? अगर सरप्लस पे खड़े हुए हैं, हमने कम होके इक्विलिब्रियम पे आना, तो प्राइसेस को मुझे गिराना पड़ेगा। शॉर्टेज पे खड़ा हूं तो प्राइसेस को मुझे, और ये कौन? गवर्नमेंट कर रही है? नहीं। इसका मतलब है कि जो प्राइस मैकेनिज्म है वो ऑटो पे चलता है, वो ऑटो पे चलता है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। तभी तो हमने इतनी सारी कैटेगरीज देखी थी, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिफन गुड, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटीज। तो इसमें उन्होंने खुद ही काम करना। अगर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आई, अब ये डिस्टर्बेंस क्या है? या सरप्लस होगा या शॉर्टेज, तो इन्होंने ऑटो पे एडजस्टमेंट कर लेनी है विदाउट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट। हम उसको तकलीफ नहीं देते। Incentives of economy. As in capitalism, everyone have rights ownership of their property. हर एक के पास अपनी ओनरशिप है, अपना राइट है, अपनी चीज है। Thereof get absolute returns of their deals. और वो क्या चाहते हैं कि अगर कोई चीज उनके पास है तो वो उससे मैक्सिमम कमाए। This feature motivates the owners to put their resources in commercial activities rather than keeping them ideal. भाई एक बंदे के पास गाड़ी है और गाड़ी वो यूज नहीं करता, सिर्फ सुबह अपने बच्चों को छोड़ा और शाम में उसका कोई यूज नहीं है। दिन के 24 घंटों में तकरीबन 7 घंटे वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो उसका दिल नहीं करेगा कि इस गाड़ी को यूज में लाया जाए। अगर वो उस गाड़ी को रेंट पे डाल दे 12 घंटों के लिए, 16 घंटों के लिए, 20 घंटों के लिए, तो क्या इस गाड़ी से उस रेंट जनरेट नहीं होगा? होगा। अपनी चीज़ है वो इजीली कर सकते। तो यही वो कहना चाह रहा है, दिस फीचर मोटिवेट्स द ओनर्स टू पुट देयर रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्स है वहां पे? मेरे पास गाड़ी। इन कमर्शियल एक्टिविटीज। व्हाट आर कमर्शियल एक्टिविटीज? ऐसी एक्टिविटी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं की जाती, जिसका मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस, रादर देन कीपिंग देम आइडल। आइडल कहते हैं बेकार। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स देम टू डू मोर हार्ड वर्क। भाई एक बंदे के पास पैसा पड़ा हुआ, कैश पड़ा हुआ, इस पड़े हुए कैश को वो कैसे इस्तेमाल करे कि उसको मजीद कैश शुरू हो जाए? दो काम कर सकता है, या बैंक में डाल दे
या किसी को दे के इन्वेस्ट, अभी बात करते हैं हलाल की भी, या में डाल देगा या कौन सा ज्यादा रिस्क, क्योंकि यहां से पैसे वापस आने का चांस थोड़ा सा कम है, तो ये ज्यादा सिक्योर है। मुझे बताइए किस पे ज्यादा इंटरेस्ट या किस पे कम इंटरेस्ट लेगा? जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। हायर द रिस्क, हायर द रिस्क, तो रिस्क किस में ज्यादा है? यहां पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा बनस्बत बैंक के। अगर बैंक में है तो बैंक दे रहा है आपको, फर्ज करें 8% सूद, और इन्वेस्टर अगर आपसे पैसे लेके जा रहा है तो आप उसको कहेंगे यार अगर मैं तुम्हें दूं तो कम से कम मुझे बैंक कितना दे रहा था, 8%, तो तुम मुझे क्या दोगे? क्यों बढ़ा ये 2%? क्योंकि तुम्हारे से रिस्क मुझे ज्यादा है। खैर इस क्लास का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस सूद पे कारोबार करना शुरू करें, क्योंकि सूद इज़ खुली जंग विद अल्लाह ताला। अच्छा जी, खैर अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर भी। कैपिटल accumulation. As in capitalism, people have complete property rights which stimulates owners to invest more to maximize profit. ये बात तुम्हें पता। वो कहता है people save their income so that it can be invested to earn more profit. ये जो पैसे उसको मिल देंगे इन्वेस्टमेंट करके, जो उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा, वो भी तो इसी का ही है। अब अक्लमंद कौन होगा कि उस इंटरेस्ट को भी क्या करे, सेव करे, शुरू में पहले सेव करे, थोड़ा सा बढ़ाए और उसको भी री इन्वेस्ट कर दे, ताकि साइकिल उसका चलता रहे और पैसे से पैसा बनता रहे। बाय मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी द ओवरऑल कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। ओवरऑल कैपिटल बढ़ दो, ओवरऑल कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है। फिर कंज्यूमर सोवरेनिटी। In capitalism, the firms try to produce different products according to customers. इसको हम कहते हैं कस्टमर भगवान है। क्या कहते हैं? कस्टमर ने जो कह दिया वो सही कहा होगा, कस्टमर कभी गलत नहीं कह सकता। तो एक प्रोड्यूसर सबसे पहले मुझे बताइए क्या डिटरमिन करेगा कस्टमर की नीड, कि मेरे कस्टमर को चाहिए क्या, मेरे कस्टमर को, उसके मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू करेगा। और क्या हर कस्टमर एक कैटेगरी का होगा? नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ ज़्यादा पैसों वाला होगा, कुछ कम पैसों वाला होगा, कुछ बहुत ही कम पैसों वाला होगा, मगर उन सब की क्या सेम होगी? नीड। जैसे फर्ज करें प्यास है, पानी, कस्टमर को प्यास बहुत लगती है, तो प्रोड्यूसर ने क्या बनाना है? पानी। अब पानी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक स्पार्कलिंग वाटर है, इसमें क्या होता है भला? ये क्या होता है? कभी ट्राई किया स्पार्कलिंग वाटर? किसने ट्राई किया हो? इसमें गैस होती है, इट इज कार्बोनेटेड वाटर। फिर मिनरल वाटर, फिर मिनरल वाटर, उसके बाद लोकल या फिल्टर्ड वाटर, और उसके बाद वो पानी जो कि नल से आता, टैप वाटर। तो मेरे पास 4 तरह के कस्टमर्स हैं, तो मेरे प्रोड्यूसर को भी 4 तरह का पानी तैयार करना पड़ेगा। जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस मानेंगे वो जाएंगे टुवर्ड्स मिनरल वाटर। जो थोड़ा सा शशके में जाएंगे दे विल गो टुवर्ड्स स्पार्कलिंग वाटर। ऐसा कस्टमर जिसके पास कम पैसे हैं मगर वो अच्छा पानी पीना चाहता है, फिल्टर्ड वाटर। और ऐसा कस्टमर जिसको सिर्फ प्यास है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, तो वो क्या यूज़ करेगा? टैप वाटर को भरेगा बोतलों में और जाकर सड़क पे खड़ा हो जाएगा, जिसको ज़रूरत है आके अपनी प्यास बुझा ले।
या वो सड़क के ऊपर या गलियों में वो जो होता है वाटर कूलर लगा दे, उससे भी प्यास बुझ जाती। इसी तरह कस्टमर की नीड है कि कस्टमर ने सीए करना है, कस्टमर ने सीए करना है। अब ऑप्शंस क्या है, या वो फिजिकल आए, या वो ऑनलाइन पढ़ ले, या लाइव आ जाए। 3 मोड्स होते हैं। फिजिकल जिस तरह आप लोग बैठे हुए क्लास में फिजिकल, ऑनलाइन क्या है इसी फिजिकल की रिकॉर्डिंग, और लाइव क्या है जिसमें आप जूम पे या वेबिनार पे ज्वाइन करते हैं और जिस तरह फिजिकल क्लास होती है उसी तरह लाइव मोड में क्लास हो रही होती है। बस फ़र्क ये है कि आप अपने घर पे हैं और टीचर अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब अगेन, अगर मेरा कस्टमर फिजिकल में इंटरेस्टेड है तो उसको फिजिकल आना पड़ेगा। अगर वो दूर रहता है और उसके शहर में नेट अच्छा नहीं आता, डिस्टॉर्ट करता है, तो वो किस पे जाएगा, ऑनलाइन पे। रिकॉर्डिंग होगी तो वो बाद में देख लेगा जब जब उसका नेट ठीक आएगा। बट अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे क्लास की अटेंशन भी चाहिए और मुझे वो माहौल भी चाहिए कि अगर मैं फिजिकल जाता तो मैं खुल के सवाल भी अपने पूछ पाता, तो उसका मोड क्या होगा, लाइव मोड होगा। पता है ये पहले सिर्फ फिजिकल हुआ करता था, कोविड के आने के बाद ये दोनों मोड्स आए हैं। अदरवाइज लाहौर वाले लाहौर में पढ़ा करते थे, कराची वाले कराची में, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में, हर बंदा दूसरी मार्केट को जानता भी नहीं था सिवाय टीचर्स के। मगर कोविड ने आगे सब कुछ चेंज कर दिया। अच्छा जी, तो कंज्यूमर के पास क्या है, सोवरेनिटी। अब क्या होगा, जो फर्म्स हैं वो एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। एक कॉलेज जो कि पहले सिर्फ फिजिकल क्लासेस दे रहा था, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आने कम हो गए। क्यों, साथ वाला कॉलेज फिजिकल के साथ ऑनलाइन भी दे रहा, तो कॉलेज ने कंपटीशन के चलते हुए अब उसको क्या खोलना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड। और अगर मजीद हालात ख़राब है मुल्क के, बच्चे आ ही नहीं सकते और रिकॉर्डिंग देखते हुए बच्चों को नींद आती है, बच्चा 1.5 घंटे की लाइव फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देख सकता, तो उसका मोड क्या बन जाएगा फिर। तो प्रोड्यूसर को भी, सेलर को भी कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब मुझे बताइए, अगर एक सेठ हो, उसकी एक फैक्ट्री है, सारा पैसा उसका, लेबर उसका, मशीनरी की, और गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, क्या वो अपने लेबर को सैलरी देगा? क्या वो अपनी लेबर से ज़्यादा काम करवा रहा होगा या कम? ज़्यादा। क्या वो उनकी वेलफेयर पे काम करेगा? नहीं, क्योंकि वेलफेयर पे काम करने को मजबूर कौन करता है? गवर्नमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो सेठ होगा, जो कैपिटलिस्ट होगा, वो अपने रिसोर्सेज का तेल भी निकालेगा। जब तक उसकी मशीनरी खराब होके बंद नहीं होती, उसको काम पे लगाई रखेगा। वो नहीं कहते हम कोलुओं के बैल, क्या कहते हैं वो, कोलू का बैल कहते हैं ना, तो वो उसका काम क्या है, गोल गोल घूमना, चलते रहना, वो थकता भी नहीं। तो इसने भी अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे सारा प्रॉफिट इसने आज ही कमाना है, कल का दिन नहीं चढ़ना। अच्छा जी, व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स? डीमेरिट्स कहते हैं डिसएडवांटेजेस को। अंग्रेजी है ना, जिस तरह मर्जी लिख लें आप। अनहिंडर्ड, ये तो सेम हो गया। इम्प्रूडेंट कंपटीशन। इम्प्रूडेंट यानी कि जो ठीक से ऑपरेट ना कर सके, जो गलत है। भाई यहां पे जो कंपटीशन होगा दैट वुड बी कॉल्ड मोनोपोली। और मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली में क्या है? एक बंदे के पास सब कुछ है और उसने कंज्यूमर को चीजें प्रोवाइड तो करनी है, मगर तरसा के प्रोवाइड करेगा। अब मुझे ये बताइए, कस्टमर के पास है 100 रुपया, कस्टमर एक शॉप पे आता है और उसको एक गिफ्ट चाहिए,
गिफ्ट की प्राइस है 70 रुपीज़ और उसके ऊपर डब्बे की प्राइस है 30 रुपये। कितने पैसे हो गए? 100। प्राइसेस बहुत हाई जा रही हैं, महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी चल रही है। मुझे बताइए, क्या वो ये 30 रुपया अफोर्ड करेगा? करेगा? उसको चाहिए क्या? गिफ्ट। तो अगर वो 70 रुपीज़ में गिफ्ट बाय कर लेता है तो वो कितना सेव करेगा? 30 रुपये। ये कब होगा? जब महंगाई आसमानों से बातें कर रही होगी, फिर आप अपनी जो एडिशनल खर्चे हैं उसको करने से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। ये वाले खर्चे मैंने, एक्स्ट्रा खर्चे मैंने नहीं करने। तो अब जरा देखते हैं, जो भी अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं, देखिए वो गिफ्ट कोई वैल्यू ऐड करेगा? सिर्फ 1 सेकंड की खुशी, जब आपने डब्बा खोला, डब्बा खोलने के बाद वो डब्बा कूड़े में जाएगा और 30 रुपये आपके ज़ाया हो जाएंगे। अनप्रोडक्टिव खर्चा ऑन पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग टैक्टिक्स कॉजेज टू इंक्रीज कंज्यूमर बर्डन। और कंज्यूमर कोशिश करेगा कि सिर्फ उसी चीज़ की प्राइस पे करे जो उसको चाहिए, जो उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है वो उससे गर्ज नहीं रखता। आजकल क्या हो रहा है, आप जब जाते हैं स्टोर्स के ऊपर तो आपसे पूछते हैं शॉपर लेकर आए हो साथ, अदरवाइज हम आपको 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये तक का शॉपर चार्ज करेंगे। तो ये देखते हुए अब फैमिलीज क्या क्या कर रही हैं, या तो वो घर से शॉपर लेकर आती हैं या वो डायरेक्ट ही सामान गाड़ी में करवा के घर आ जाती हैं। वो शॉपरों का झंझट ले ही नहीं रही हैं। उन्होंने चॉइस कर दी है कि अगर आपको शॉपर चाहिए तो आपको उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्यों हुआ? इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। भाई अगर सब कुछ इंसानों के पास है और गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास कुछ नहीं है, तो मेरी इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन छोड़े, हाइपर इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना, गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे में पता है एक ब्रेड कितने की है? एनी आइडिया? लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज $20,000, $20,000। अभी चेक कर लें मिशन, अगर आपके पास नेट हो तो। है किसी के पास? चेक करें जरा। लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया था वो तो ये फिगर शो कर रहा था। प्राइस ऑफ, गूगल पे कर लें, प्राइस ऑफ इन जिम्बाब्वे। चेक तो करें, चेक तो करें, चेक तो करें, बताता हूँ आपको मैं। अभी आप देख रहे हैं स्टोरी का एक एंगल, चेक कर लें या मैं कर लूँ चेक? मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। बताएं 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 बताएं। प्राइस ऑफ ब्रेड इन जिम्बाब्वे क्या? दिखाओ जरा। नहीं नहीं, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जिम्बाब्वे। ये सवाल ये है कि हाउ मच अ मील कॉस्ट इन जिम्बाब्वे। गूगल ये बता रहा है कि अराउंड $30 पर मील फॉर 1 पर्सन फॉर 1 टाइम, यानी कि एक टाइम का, 3 टाइम की बात नहीं कर रहा, एक टाइम की बात करो। $30
$30। हाँ, और उनका अपना डॉलर आप कितने में कितना बाय कर सकते हैं? असल में जिम्बाब्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे करेंसी डी वैल्यू हुई हुई है, जहाँ पे करेंसी डी किसका था, डी वैल्यू नहीं। उस चीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने अब अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी है अमेरिकन डॉलर्स के अंदर, हालांकि उनकी अपनी करेंसी अब अच्छे से डी वैल्यू हो चुकी है। अच्छा जी, वापस आते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, जिससे मुझे बताइए, जो मेरा प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट क्या अपनी लेबर को देना पसंद करेगा? सारा किसके पास स्टोर करेगा? अपने पास रखना पसंद करेगा। ह्यूमन वेलफेयर इज अ मिथ, कोई भी इंसान का ख्याल यहाँ पे करने वाला नहीं है। जिस आपको मैंने बताया था कि वो जो सेठ होगा वो अपनी लेबर के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करेगा, ना उनको पढ़ाएगा, ना लिखाएगा, ओवर टाइम देगा, ना कुछ। जितनी भी वेलफेयर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कहानियाँ कहने को नज़र आएंगे मगर मिल नहीं रही होंगी। और ये क्या क्रिएट करेगा? कार्टल्स एंड मोनोपोली। ये कार्टल्स क्या होते हैं, ये चैप्टर 4 में आपको आएगा विद प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली। बट अभी के लिए बस इतना काफ़ी है कि मोनोपोली जहाँ पे एक बंदा सब कुछ अपने पास कंट्रोल कर लेता है और उस प्रोडक्ट का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। खैर, इसको पढ़ने का हमारा जो मेन मकसद था वो आपको यहाँ पे लेकर आना था, क्योंकि ICAP ने इसको कंपैरेटिवली स्टडी करवाया विद कैपिटलिज्म। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो मेन बातें हैं, इसके फीचर्स तो हम बाद में चेक कर लेंगे, पहले ये देख लें। शरिया लॉ, शरीयत का कानून। शरीयत क्या कहती है? जिस तरह बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज, उस तरह ही क्या है हमारे पास, शरिया लॉ। शरीयत ये कहती है कि आप पैसे से पैसा नहीं बनाएंगे। क्या कहती है शरीयत? आप पैसे से पैसा नहीं बनाएंगे, यानी कि आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। शरीयत ये कहती है कि जो भी आपके पास वेल्थ है, जो भी आपके पास वेल्थ है, मजीद वेल्थ आप जनरेट करेंगे थ्रू लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स एंड लेजिटिमेट ट्रेड, कि जो भी करेंगे भी एज पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट में जो कि गैम्बलिंग करती है, शराब बनाती है, टोबैको बनाती है, तो आप इन्वेस्टमेंट क्या है, हराम। शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यानी कि कम पे नहीं बेचेंगे, और नॉन एसेट बैक्ड डेरिवेटिव्स नहीं है। अब ये क्या होते हैं, अभी बात करते हैं, इस पे हाईलाइट कर लें। नॉन एसेट बैक्ड डेरिवेटिव्स, कम पे बेचना, बताना कुछ, बेचना कुछ। इसीलिए आजकल आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी एक इस्लामिक ब्रांच भी खोल ली है साथ साथ, ताकि कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ वो इस्लामिक बैंकिंग को भी फरोग दें। इस्लाम ये कहता है कि 5 तरह के आपके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। कितने? 5 तरह के, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बंदा स्किल रखता हो, उसको मिटाना चाहिए था, मिटाते हैं। अगर एक बंदे के पास क्या हो, स्किल हो, यानी कि ही नोज हाउ टू वर्क, मगर उसके पास क्या नहीं होगा फिर, पैसा। और सेठ के पास क्या होता है, मगर उसको क्या हर काम करना आता है? नहीं। तो इस्लाम कहता है कि हमने चलना है इक्विटी बेसिस पे। किस बेसिस पे काम करना है? इक्विटी बेसिस पे काम करना है। इक्विटी कहते हैं मुसावात को,
इक्विटी कहते हैं मुसावात को। इक्विटी इज कि दो बंदों को सेम ट्रीट किया जाए ताकि किसी को भी किसी पे बढ़तरी हासिल ना हो। तो एक ऐसा बंदा जो कि स्किल रखता है, जिसको काम करना आता है मगर उसके पास पैसे नहीं है, और एक ऐसा बंदा जिसके पास क्या है, पैसा। इस्लाम ये कहता है भाई भाई और मिल के एक पार्टनरशिप शुरू कर दो, मिल के काम करना शुरू करो। जिसके पास पैसा है वो इसको क्या देगा, जिसके पास स्किल्स हैं वो काम करेगा, और इसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। इट इज कॉल्ड मुदारबा, इट इज कॉल्ड मुदारबा। यानी कि एक बंदा स्किल लेकर आ रहा है और एक बंदा पैसे लेकर आ रहा है, ये है मुदारबा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मुदारबा लॉज भी हैं, मगर पेपर के लिए ये 1.5 लाइन या 1 लाइन बहुत। आई कैन एक आदमी यहां से निकाल लेता है, डेफिनेशन दे के पूछता है कि बताइए ये कौन सी सर्विस है, मुदारबा है, मुशारका है, मुराबा है, इजारा है, क्या है। तो मुदारबा क्या है, एक पैसे लेकर आ रहा है और एक बंदा करा रहा। फिर एक होता है मुशारका। मुशारका, मुशारका के लिए लिख लें, ये नॉर्मल पार्टनरशिप है, नॉर्मल पार्टनरशिप, जिसमें दोनों बंदे ही क्या लेकर आएंगे, पैसा, और साथ में स्किल भी। तो यहां पे ये भी क्या लेकर आ रहा है, पैसा प्लस स्किल, और ये भी क्या लेकर आ रहा है, पैसा प्लस स्किल। तो अगर दोनों बंदे एक्टिवली इक्वली काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये क्या कहलाएगा, मुशारका। और ऊपर काम दोनों कर रहे थे या एक कर रहा था, एक, तो ये क्या है, मुदारबा। ये क्या है, मुदारबा। अब आपसे अगर क्या पूछता है कि भैया एक बंदा बैंक के पास जाता है, जाके बैंक से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, और बैंक उसको पैसे दे, और फिर वो बंदा बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि मुझे प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं तुम्हें दूंगा, मुशारका है, मुदारबा, मुदारबा। क्योंकि बैंक क्या दे और वो बंदा क्या कर रहा है। और मुशारका क्या, जब दोनों बंदे इक्वल हों, यानी कि पैसा भी लेकर आ रहा है और स्किल भी लेकर आ रहे हैं। ऊपर अगर लॉस हो तो जिम्मेदार कौन होगा, स्किल वाला। अगर लॉस हो तो दोनों को आप डिफरेंस कर लें। अगर दोनों ही चीजें लेकर आ रहे हैं तो मुशारका। मुशारका मीन्स शरीक, शिरकत। मुदारबा क्या है, एक बंदे के पास पैसा और एक बंदे के पास स्किल। ये तो हो गई इस्लाम लफ्ज। मुदारबा, इजारा, मैं इस बोर्ड पर बस रहना चाह रहा हूँ। मुराबा, सुनिएगा जरा गौर से, मुराबा और ये कैसे फर्क करता है फाइनेंशियल लीज से। आगे जाके जब आप अकाउंटिंग में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको कैफ 5 गालबन, उस टाइम का मैं पता नहीं क्या होगा, अभी तो कैफ 5 है। एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग IFRS 16, ये आपको लीज के बारे में बताता है। किसके बारे में, I2B में हल्का सा कॉन्सेप्ट है लीज का, मगर वो उतनी गहराई में नहीं गए। खैर,
लीज क्या होती है? एक नॉर्मल फाइनेंस लीज क्या होती है कि अगर फर्ज करें आपको एक गाड़ी चाहिए और आपके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक के पास गए। फर्ज करें ये बैंक है, बैंक बना लेते हैं, ये बैंक ए है, कन्वेंशनल बैंक है, इस्लामिक बैंक। कन्वेंशनल कहते हैं जो बैंकिंग असूलों को नॉर्मली फॉलो करते हैं। आपको चाहिए गाड़ी, गाड़ी की प्राइस है 30 लाख। आप कन्वेंशनल बैंकिंग चैनल के थ्रू गए, आपने कहा सर मुझे ना गाड़ी चाहिए। उसने कहा अच्छी बात है, खरीद लो, मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा सर पैसे नहीं है। बैंक ने कहा अच्छा पैसे नहीं है तो तुम्हें गाड़ी चाहिए? उसने कहा हाँ। बैंक ने कहा अच्छा चलो कुछ सेटलमेंट करते हैं तुम्हारे साथ। मुझे बताइए बैंक का मेन काम क्या होता है? इंटरेस्ट पे खेलना। तो बैंक ने कहा यार देखो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी ख़रीदता फिरूं और तुम्हें ख़रीद के दूं। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। मैं तुम्हें क्या दे देता हूं? पैसे दे देता हूं। तुम मेरे से पैसे लो, बाजार जाओ, गाड़ी खरीदो और मुझे ये 30 लाख जो तुम लेके जा रहे हो इसका 36 लाख वापस कर देना। इसका 36 वापस कर देना। 30 का 36 हो गया। ये है कन्वेंशनल बैंकिंग, जहां पे बैंक ने आपको क्या दिया है? पैसा। बैंक ने आपको गाड़ी नहीं दी। पैसा देके बैंक ने कहा है कि भैया वापस कितने देने हैं? ये जो ऊपर का 6 लाख है ये क्या है? सूद है। अब चूंकि बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, बैंक क्या दे रहा है? पैसा। और पैसे से क्या कमा रहा है? पैसा। तो वो क्या है? हराम, इंटरेस्ट है, सूद है। ये है कन्वेंशनल बैंकिंग। अब आए इस्लामिक बैंकिंग। ये क्या करते हैं? सेम केस, गाड़ी चाहिए 30 लाख रुपए की, पहुंच गए सर गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम एक चक्कर तो वहां से लगा ही आए हो। हम डिफरेंट कैसे हैं? हम तुम्हें गाड़ी खरीद के देंगे, वो गाड़ी खरीद के नहीं दे रहे थे। मगर ये क्या करेगा बैंक? पहले गाड़ी बाय करेगा 30 लाख की, गाड़ी बाय करेगा 30 लाख की। जब इसने गाड़ी बाय कर ली तो मुझे बताइए गाड़ी का ओनर कौन बन गया? बैंक। तो ओनर इज बैंक। अब कुछ टाइम के लिए जरा मुझे इसको भूलना है, इस सवाल का जवाब दें। अगर किसी के पास कोई गुड्स हो तो क्या वो अपने सेल करता? अगर इसने 100 रुपए की गुड्स बनाई हो तो क्या वो 100 रुपए की बेचेगा? कितने की बेचेगा? 120 की, 130 के बॉन्ड के वो कितने की बेचना चाहता है? वापस आ जाए। इस बैंक ने क्या किया? गाड़ी खरीदी। गाड़ी किसके नाम पे है? और अब ये क्या करेगा? इसको गाड़ी बेचेगा। गाड़ी, उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद ली 30 लाख रुपए की, ये देखो उसकी रसीद, और अब सी गाड़ी तुम्हारी, लाओ पैसे दो। उसने कहा वही तो मसला है, पैसे तो नहीं थे। बैंक ने कहा क्यों परेशान होते हो? तुम 36 लाख की मेरे से ले जाओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचता हूँ, मगर तुम मुझे पैसे इंस्टॉलमेंट्स पर देते जाना। क्या कोई फर्क आया? वो सूद है, वहां पे पैसे से पैसा बनाया जा रहा था। यहाँ पे एक बंदे ने पहले एक चीज़ खरीदी है, खरीद के बेची है, और जिसको बेची है उसको बकायदा बताया है कि इसकी असल कॉस्ट क्या थी। वहां पे असल कॉस्ट का चक्कर नहीं है, यहाँ पे उसको दिखाया जाता है कि भाई ये चीज़ इतने की मुझे पड़ी है, इतने की मार्केट से आई थी, मैं तुमसे जायज़ 6 लाख रुपया मुनाफा रख रहा हूँ, मैं तुमसे जायज़ 6 लाख रख रहा हूँ मुनाफा। ये चीज़ तुम मुझे 2 साल की किस्तों में, 3 साल की किस्तों में, 4 साल 5 साल में पूरी कर देना। यहाँ पे जो वो किस्तें चार्ज करेगा वो कम भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट।
यहाँ में उस तरीके से कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड मुराबा। दिस इज कॉल्ड मुराबा। ये है आपका मुराबा। इजारा क्या होता है? व्हाट इज इजारा? इजारा क्या है? आप बैंक के पास, आपने कहा बैंक मुझे गाड़ी चाहिए, अपनी एक प्रोडक्शन लाइन खोली है, मुझे उसके लिए ना एक गाड़ी चाहिए, मगर पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, मगर ये गाड़ी मैं तुम्हें 3 साल के बाद वापस कर दूंगा। वहां पे गाड़ी वापस हो रही थी? नहीं, वहां पे गाड़ी अगले को बेची जा रही थी। यहां पे मैं गाड़ी 3 साल के बाद वापस कर दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा नहीं। तो अगेन बैंक क्या करेगा? पहले गाड़ी खरीदेगा, फिर गाड़ी को किस पे देगा? रेंट पे देगा। और क्या अर्न करेगा? रेंट। क्या अर्न करेगा? रेंट। ये है इजारा। इजारे को अगर मैं लीज की ज़बान में कहूँ तो ये है ऑपरेटिंग लीज। इजारा अगर मैं IFRS की ज़बान में बोलूँगा तो ये क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग लीज। यानी कि ऐसी लीज जिसने उसके ऑपरेशंस को आसान कर दिया। ऐसी लीज जिसने उसके ऑपरेशंस को आसान कर दिया। मगर यहां पे क्या था? ये फाइनेंस लीज है जिसमें पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। पहले चीज खरीदी जा रही है और फिर उसको बेची जा रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर रेंट परचेज हो, हायर परचेज हो, वो मुराबा है या इजारा है? इजारा। और अगर मकसद हो कि चीज खरीद के कस्टमर को दे देनी है, बाद में उससे हासिल करते रहना है, वो क्या है? मुराबा। फिर आता है इजारा व इक्तना। इजारा व इक्तना, यही सेम केस इजारे वाला देखते हैं। चाहिए थी, 3 साल के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर उसके एग्रीमेंट में एक लाइन ऐड कर दी जाए कि आफ्टर 3 years यू हैव द राइट टू इवन बाय दिस। इजारा से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? इजारा व इक्तना। इजारा व इक्तना। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इजारे में लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद अगर तुम गाड़ी अपने पास परमानेंट रखनी हो तो तुम आगे हमसे बाय कर सकते हो, इट वुड इजारा व, अदरवाइज क्या होगा? वो नॉर्मल इजारा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? मुराबा। कैपिटल भी लेकर आ रहा है, स्किल भी लेकर आ रहा है, दूसरा बंदा भी लेकर आ रहा है, वो क्या है? मुशारका। एक बंदा कैपिटल और वो क्या है? अच्छा जी, आखिरी बात आज की करते हैं, इस्लामिक सिस्टम के कुछ फीचर्स। अभी तो देखे थे कैपिटलिज्म के, अब इसका देख लेते हैं जी। यहां पे होता है अल्लाह इज द सस्टेनर। यहां पे हमारा ईमान ये है कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो किसने बनाई है? किसके लिए बनाई है? अपनी मखलूक। गॉड इज द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग। और यहां पे ओनरशिप किसकी मानी जाएगी? स्टेट की। तभी तो इस्लामी दौर में खलीफा हुआ करते थे, खिलाफत का दौर हुआ। मगर कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट मदाखलत नहीं करेगी। इस्लामिक लॉज कहते हैं कि देयर शुड बी अ पर्सन जो कि सही में तकसीम करे रिसोर्सेज इनटू इंडिविजुअल्स। अदरवाइज वही हाल होगा, अमीर से अमीर और गरीब गरीब से गरीब। प्रैक्टिसिंग मॉडर्नाइजेशन। इस्लाम एम्स फॉर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सो द पॉपुलेशन इज टॉट टू शेयर वेल्थ। मखलूक को भी ये कहा गया कि भाई कुछ तुम्हारा नहीं है, सारा माल दुनिया में रह जाएगा, साथ क्या जाएगा?
एमाल, माल में है, जाएगा क्या? तो ए लोगों, तुमने भी अपनी हेल्थ को नहीं है, इसको बांटना सीखो, लोगों की करो। जब मिलना शुरू हो जाए तो आपका इम्तिहान शुरू हो गया, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, आपके वसीले से किसी के थ्रू ये पैसा पहुंच। एम आई क्लियर? प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, सूद लेने वाला भी जहन्नमी है और सूद, और जो साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है वो भी, जो लिख रहा है वो भी। अर्निंग्स मस्ट ओनली बी मेड फ्रॉम गुड्स विच आर अलाउड इन इस्लामिक टीचिंग, यानी कि कौन से गुड्स बेचनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, आपकी पूरी सीए की जर्नी में सुनिएगा और बात गौर से, लिखना छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। एक सवाल आपको बार बार हिट करेगा, क्या जो मैं हराम है, क्योंकि इंटरेस्ट की बातें आएंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग फाइनेंस पढ़ें और आप बीच में इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि इंटरेस्ट इज वन ऑफ द पिलर ऑफ फाइनेंस। आई एम नॉट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जस्ट द पर्पज योर स्टडीज अगर हो रहा है तो दैट बी मेड अलाउड, दिल पे जरूरत नहीं, बस सवाल कर लिया दैट्स इट। क्योंकि आप उस वक्त किसी के साथ, आप लोगों ने अभी शायद पढ़ना शुरू कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पढ़ लिए, पढ़ लेंगे, उन भी मैं बता दूं, तो उसको दिल पे नहीं लेना, इट इज जस्ट फॉर योर दैट्स। 3 ऐसे पेपर्स हैं जहां पे आपको ये फेस करना पड़ सकता है, पीआरसी में क्यूएम, कैफ में एमएफ, उसमें फाइनेंस है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और सीफैप में बीएफटी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द पेपर। फिर अगर आपने सीए बन के बैंक में जाना है, अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बैंकिंग जॉब्स करनी है, मैंने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि आप किस सेक्टर में जाएं, इस्लामिक बैंकिंग में जाएं, आप कन्वेंशनल बैंकिंग में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेस पे ही इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इस्लामिक साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा दिल को एक सुकून रहेगा कि मैं इस तरह का काम नहीं कर रहा और मैं खुली जंग नहीं कर रहा। मैंने अपनी आंखों से लोगों को लुटते हुए देखा, वो लोग जिनके पास बहुत पैसा था उन्होंने सूद लिए और आज वो कहीं के भी नहीं है, लिटरली कहीं के भी नहीं है। तो ये काम करने से आपने हमेशा क्या रहना है, खुद को दूर रखना, बहुत दूर रखना, ना किसी पे बोझ बनना है और ना हमेशा लोगों की हेल्प किया करें। अगर आपके पास जेब में 2 रुपये भी है ना, दे दिया करें, बांट दिया करें। बांटने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीबों में उतना ही रिटर्न आपको ज़्यादा है। कोई पता नहीं कोई गरीब फरिश्ता ना हो, मगर ये जो सड़कों पे मांग रहे होते हैं उनको देने से अवॉइड करें, क्योंकि वो उनका काम है, वो उनका पेशा है, वो वाइट कॉलर नहीं है। ढूंढा करें ऐसे लोगों को जिनको वाकई में पैसों की जरूरत है, जो किसी के हाथ नहीं फैलाते, तो उनको ढूंढ के खामोशी के साथ मदद किया करें कि एक हाथ अगर हेल्प कर रहा है तो दूसरे को उसकी खबर भी ना हो। तो आप समझ आएगी मैं मिड में पैसे क्यों कर रहा हूँ। खैर, अब आगे चलते हैं। मैंने कहता है मैंने सीरियस माहौल कर दिया थोड़ा सा उसको। अच्छा जी, वापस आ जाएं। होर्डिंग ऑफ वेल्थ इज डिस्करेज। अगर अपने पास स्टोर करना कर दें तो जब तक आप इसको सर्कल में नहीं लेकर आएंगे हालात खराब ही रहेंगे।
फ्लो करेगा तो पैसा लोगों तक पहुंचेगा और कभी भी महंगाई नहीं आएगी। और क्या देना है मुझे, ज़कात का रेट 2.5। गोल्ड पे 7.5 गोल्ड पे है और सिल्वर है 52 हुआ। अच्छा, कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन कैपिटलिज्म एंड इस्लामिक सिस्टम। आप लोग आपको ये फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इन कॉलम्स बना लें जल्दी से, आप सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखें, 3 कॉलम्स खोल लें, फीचर्स, कैपिटलिज्म, इस्लामिक स्टेट। कैपिटलिज्म और इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक इकोनॉमी, कुछ भी नाम देते हैं। पहला लिखे राइट टू ओनरशिप। राइट टू ओनरशिप, ये है पहला फीचर, ये पहला फीचर है। फीचर सेम रहेगा, आगे कैपिटलिज्म और उसके आगे इस्लामिक इकोनॉमी। राइट टू ओनरशिप। इन कैपिटलिज्म इट इज प्राइवेट, वहां पे क्या है, प्राइवेट। और इस्लामिक में क्या है, जॉइंट सिस्टम, यानी कि जॉइंट ओनरशिप। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं आपको बताने के लिए। फीचर्स, कैपिटलिज्म और इस्लामिक। अच्छा जी, पहले क्या लिखा है, राइट टू ओनरशिप, वहां पे है प्राइवेट और आगे है जॉइंट ओनरशिप, ये जॉइंट सिस्टम। फिर मोनोपोली, सेकंड फीचर इज मोनोपोली। कैपिटलिज्म में लिखें यस और आगे लिखें एक सेकंड है, आपने ऊपर क्या लिखा है, राइट टू ओनरशिप में, वो नीचे है, उसको कर ले मोनोपोली के साथ और वहां पे लिखना स्टेट। स्टेट स्टेट राइट, ऐसे कह रहा हूं, राइट टू ओनरशिप, यहां पे आ जाएगा प्राइवेट और यहां पे आ जाएगा स्टेट। फिर आता है मेरे पास मोनोपोली, यहां पे नो, सॉरी यहां पे यस और यहां पे जॉइंट ओनरशिप। हो गया। आगे देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। उसके आगे लिखिए इंटरेस्ट, ये कहां पर आएगा, कैपिटलाइजेशन। तीसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंस, ये इंटरेस्ट आएगा किसमें, कैपिटलाइजेशन में। और इस्लामिक में क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग या पार्टनरशिप। क्योंकि इस्लाम कहता है काम करो, काम करोगे तो पैसा आएगा, मगर वो इंटरेस्ट पे जी रहे हैं। हो गया, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, पार्टनरशिप भी हो गया। आगे लिखें इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम कैपिटलिज्म में है, क्योंकि वहां पे आप कुछ भी बना सकते हैं, तो कोई रोक नहीं है, मगर साथ लिखें हलाल एक्टिविटीज। इकोनॉमिक फ्रीडम में, इकोनॉमिक फ्रीडम यस कहां पे है, कैपिटलिज्म में, और इस्लामिक में क्या है, ओनली हलाल एक्टिविटीज। हो गया यहां तक। अगर लिखे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक तरफ अनइक्वल और एक तरफ ज़कात और सदकात।
एक तरफ अनइक्वल आ जाएगा और एक तरफ ज़कात और सदकात। आगे लिखें 2 मिनट। स्कार्सिटी, व्हाट इज स्कार्सिटी? लिमिटेड रिसोर्सेस। इन कैपिटलिज्म हम कहते हैं कि वाकई में क्या है? स्कार्स रिसोर्स। यस, यानी कि स्कार्सिटी है, वो मानते हैं कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। मगर इस्लामी लोग, इस्लामी तालीमात कहती हैं कि अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर ऑफ ऑल। कुछ भी हो जाए रिज़्क हमें मिलता ही मिलता है। तो वहाँ पे लिखें एनफ रिसोर्सेज, अल्लाह इज़ द सस्टेनर। एनफ रिसोर्सेज, अल्लाह इज़ द सस्टेनर। याद हो गया? आखिरी पॉइंट लिखें रोल ऑफ गवर्नमेंट। किस में नहीं होगा और किस में होगा? तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट। वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट। हो गया नोट? आप में से अगर कोई इसकी तस्वीर बना के ग्रुप में डाल दे तो क्या ही बात है। ठीक है, चलें जी, रब रखा।